सोचिए, आप अपने विंगमैन के साथ F-15 या F-16 उड़ा रहे हैं। तभी दुश्मन के ड्रोन का झुंड घेर लेता है और आप मौत के इतने करीब पहुंच जाते हैं जितना पहले कभी नहीं थे। मेरा मतलब है ये बुरा है, पर लड़ाकू पायलट बनना कमाल होगा। आप हवाई सहायता बुलाते हैं और कुछ ही मिनटों में छोटे लेकिन शक्तिशाली लड़ाकू विमानों का बेड़ा क्षितिज पर ड्रोन से भिड़ जाता है। अजीब बात यह है कि उनमें कोई कॉकपिट नहीं है। निकट भविष्य में एक्सबैट के साथ यह परिदृश्य संभव है, जो दुनिया का सबसे उन्नत AI लड़ाकू विमान है और फिलहाल शील्ड AI द्वारा तेजी से विकसित हो रहा है। अब अगर हम सतह से आगे देखें तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या इस क्रांतिकारी डिजाइन का आना युद्ध के एक नए युग की घोषणा नहीं कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा ही हो। आइए इसमें गहराई से चलते हैं। उद्भव और डिजाइन। एक्सपैट बनने से बहुत पहले शील्ड AI ने V-BAT नामक मानव रहित हवाई वाहन बनाया था, जिसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता थी और जिसे सिर्फ टोही के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यूक्रेन में V-BAT ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में अपनी मजबूती साबित की और यूक्रेनी अधिकारियों ने इसकी सराहना की कि यह हमलों के बाद भी हवा में रहा, जबकि अन्य ड्रोन गिर गए। किसी समय शील्ड AI में किसी ने सोचा, क्यों न उस तकनीक को लड़ाकू विमानों पर लागू किया जाए। यही एक्सबैट की सोच है। VTOR क्षमता वाला बिना पायलट लड़ाकू विमान, जिसे जमीन या समुद्र में कहीं भी लॉन्च और रिकवर किया जा सकता है। इसके निर्माता के अनुसार यह स्वतंत्र रूप से एक सहयोगी लड़ाकू ड्रोन के रूप में या एक वफादार विंगमैन ड्रोन के रूप में काम करने में सक्षम है, जिसकी लड़ाकू क्षमता 5वीं पीढ़ी के फाइटर्स के बराबर है। वॉरजोन के इंटरव्यू में शील्ड AI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर आर्मर हैरिस ने, जो कि डिफेंस इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए एक शानदार नाम है, कुछ जानकारियां साझा की। ये बताना जरूरी है कि हैरिस ने खुद स्पेसएक्स के फैल्कन 9 की वर्टिकल लैंडिंग क्षमता विकसित करने में अहम भूमिका निभाई थी। फैल्कन 9 अब 100 से ज्यादा बार सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है, जिससे वर्टिकल लैंडिंग क्षमता वाले मानव रहित फाइटर के विकास में यह ज्ञान बेहद अहम बन गया है। एक्सपैट की VTOR क्षमता का सटीक तरीका तो गुप्त है, लेकिन माना जा सकता है कि ये V-BAT की तरह है, जो सिंगल इंजन डक्टेड फैन से वर्टिकल टेक ऑफ, क्षैतिज उड़ान और वर्टिकल लैंडिंग करता है। हालांकि एक्सपैट में इस्तेमाल किया गया इंजन कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जैसा कि शील्ड AI के प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है, एक्सपैट बिना किसी बूस्टर या अन्य सहायता के एक रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में लॉन्च होते हुए वर्टिकल टेक ऑफ करता है। हैरिस ने भी पुष्टि की कि एक्सपैट और अन्य VTOL सिस्टम्स जैसे F-35 में मुख्य फर्क ये है कि एक्सपैट को वर्टिकल टेक ऑफ के लिए जटिल लिफ्ट सिस्टम नहीं चाहिए। एक्सपैट में इस्तेमाल इंजन गुप्त है, पर हैरिस ने बताया कि यह प्रैट एंड विटनी F100 और जनरल इलेक्ट्रिक F110 जैसी श्रेणी का है। कुछ संदर्भ के लिए, इन दोनों इंजनों का इस्तेमाल F-15 और F-16 के विभिन्न संस्करणों में किया गया था और इस इंजन द्वारा दिया गया थ्रस्ट टू वेट अनुपात एक्सपैट को पूरी तरह से वर्टिकल टेक ऑफ करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि VTOL के लिए केवल अनुपात ही जरूरी नहीं, असली रहस्य थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल में है। मौजूदा VTOL विमानों के विपरीत एक्सपैट सच में पूरी तरह से वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड करेगा, जिसमें इसकी नाक लगभग आसमान की ओर ऊपर की तरफ झुकी होगी। पायलट द्वारा उड़ाए गए VTOL विमान जैसे F-35B या रिटायर हैरियर वास्तव में ऐसा नहीं करते। यहाँ वर्टिकल को शाब्दिक तौर पर न लें। हालांकि विमान वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है, जबकि सामान्य विमान क्षैतिज रूप से टेक ऑफ करते हैं और फिर ऊपर की ओर झुकते हैं, लेकिन विमान की नाक कभी भी सच में पूरी तरह वर्टिकल नहीं होती। ये आसमान की ओर नहीं होती। एक्सबैट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसकी नाक टेक ऑफ और लैंडिंग के समय ऊपर रहती है, जिससे यह VTOL की परिभाषा को शाब्दिक रूप में दर्शाता है। टेक ऑफ के लिए एक्सबैट 1990 के दशक के अंत में F-15 के एक्टिव एडवांस्ड कंट्रोल टेक्नोलॉजी फॉर इंटीग्रेटेड व्हीकल्स प्रोग्राम के लिए बनी तकनीक का इस्तेमाल करता है। संशोधित F-15 ईगल को VTOL और STOL तकनीकों के परीक्षण के लिए डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में प्रयोग किया गया। संशोधित F-15 इतनी कम गति पर टेक ऑफ करने में सक्षम था जितनी कि 42 मील प्रति घंटा या 68 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हैरान करने वाला है क्योंकि यह विमान लगभग 47,000 पाउंड या 21 मीट्रिक टन वजनी था। यह केवल 500 मीटर या 1,650 फुट की रनवे पर भी लैंड कर सकता था, जबकि एक सामान्य F-15 को उससे 4 गुना लंबी रनवे की आवश्यकता होती है। लैंड करने के लिए एक्सबैट उसी तरह की तकनीक का उपयोग करता है
जैसी X-13 में होती है। X-13 वर्टाजेट एक प्रायोगिक VTOL जेट था जिसे 1950 के दशक में रायन एरोनॉटिकल ने विकसित किया। हालांकि इसे कभी उत्पादन में नहीं लाया गया क्योंकि इसकी लॉजिस्टिक्स जटिल थी, संचालन की आवश्यकता नहीं थी और उस समय की तकनीकी सीमाओं के कारण इस तकनीक को पूरी तरह से विकसित नहीं किया जा सका। फिर भी इसने शब्द के सही अर्थ में वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग हासिल की थी। जिस तरीके से इसने ये हासिल किया वो एक्सबैट के बहुत ही समान था। वर्टाजेट वर्टिकल टेक ऑफ करता था, फिर हॉरिजॉन्टल फ्लाइट में बदल जाता था और फिर वर्टिकल लैंडिंग करता था और एक वायर सिस्टम द्वारा रिकवर किया जाता था। एक्सबैट को वायर आधारित रिकवरी की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उसने वर्टिकल लैंडिंग की रिवर्स गाइडेंस और कंट्रोल की समस्या सुलझा ली है। पूरी तरह से वर्टिकल लैंडिंग करना किसी इंसान पायलट के लिए बहुत असहज और अप्राकृतिक होगा, ठीक उसी वजह से जैसे आपको पीछे की तरफ दौड़ना असहज और अप्राकृतिक लगता है। आप सोच सकते हैं, मैं रोज कार रिवर्स में पार्क करता हूं और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। असल में ऐसा नहीं है क्योंकि आप धीमी स्पीड से चल रहे होते हैं, न ही $100 मिलियन की मशीनरी चला रहे होते हैं, जब तक कि आपके पास कोई बहुत महंगी कार न हो और फुटपाथ से टकराने पर जान को खतरा नहीं होता। एक्सबैट ऐसा लैंड कर पाएगा क्योंकि इसमें टेल सिटिंग गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम है जिसे शील्ड एआई ने पहले वी-बैट के लिए विकसित किया था। हैरिस ने कहा कि वही तकनीक पिछले डिजाइन से ली गई है जहां ये सही से काम कर रही थी। वर्टिकली लैंड करना मुश्किल है क्योंकि विमान में ज्यादा ईंधन नहीं होता और उसे आफ्टर बर्नर के बिना लैंड करना पड़ता है, जबकि आफ्टर बर्नर टेक ऑफ में इस्तेमाल होता है। एक्सबैट तेजी से टेक ऑफ करता है लेकिन धीरे लैंड करता है, इसलिए लंबे समय तक आफ्टर बर्नर इस्तेमाल करने से जमीन पर रुकना मुश्किल होता है, जो इन्हें न इस्तेमाल करने का एक और कारण है। इस समस्या का हल था कि विमान का आकार छोटा कर दिया गया। जहां एक्सबैट के लिए इस्तेमाल किए गए F-100 और F-110 क्लास के इंजन F-15 और F-16 जैसे लड़ाकू विमानों के लिए डिजाइन किए गए हैं, वहीं एक्सबैट खुद बहुत छोटा और बहुत हल्का है। ये 26 फीट या 7.9 मीटर लंबा है। इसका विंग स्पैन 39 फीट या लगभग 12 मीटर है और इसकी ऊंचाई सिर्फ 4.7 फीट या 1.43 मीटर है, जबकि इसका वजन अज्ञात है। तुलना के लिए F-16 की ऊंचाई 16 फीट या लगभग 5 मीटर है। इसका विंग स्पैन 32 फीट 8 इंच है, जो लगभग 10 मीटर के करीब है, और इसकी लंबाई 49 फीट 5 इंच या 15 मीटर से थोड़ा ज्यादा है। तो एक्सबैट एक बहुत छोटा विमान है जो प्रभावी रूप से उतनी ही ताकत रखता है, यानी इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है, जिससे ये बिना आफ्टर बर्नर के भी लैंड कर सकता है। अभी शील्ड एआई एक्सबैट को सुपर लाइट बनाने पर खास ध्यान नहीं दे रहा है। हैरिस ने कहा है कि इसका डिजाइन वास्तव में बहुत ही पारंपरिक है, जिसमें बाहरी सतहें कंपोजिट की हैं, लेकिन अंदर काफी भारी धातु है, असली फिजिकल वाली, म्यूजिकल वाली नहीं। उनका लक्ष्य अभी इस डिजाइन को जितनी जल्दी हो सके बड़े पैमाने पर उत्पादन में लाना है और फिर बाद में इसमें सुधार करके इसे और हल्का बनाना है, जिससे लैंडिंग और भी आसान हो जाएगी। सिद्धांत रूप में लैंडिंग संभव होने के बावजूद एक और समस्या सामने आई, जो एयर फ्लो के रूप में थी। एक्सपैट के लैंड करते समय एयर इनलेट एयर फ्लो की दिशा से दूर होता है, जो एक्सपैट बनाते समय इंजीनियरों की बड़ी समस्याओं में से एक थी। इस समस्या के समाधान के लिए एक्सपैट लैंडिंग से पहले हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कोबरा मैन्यूवर करेगा। कितना शानदार है! इनलेट को ट्रांजिशन के लिए डिजाइन किया गया है और मैन्यूवर की ट्रेजेक्टरी सुनिश्चित करती है कि इनलेट कभी भी ब्लैंक ना हो, जो कि इंजन के दम घुटने के लिए एक एरोनॉटिकल शब्द है, क्योंकि एयर फ्लो एयरफ्रेम द्वारा ब्लॉक हो जाता है। विंड टनल टेस्ट से समाधान की पुष्टि हुई। एक्सपैट 90 डिग्री एंगल ऑफ अटैक से पूरी तरह क्षैतिज, 0 डिग्री एंगल ऑफ अटैक और फिर से 90 डिग्री तक बिना किसी इनलेट समस्या के जा सकता है। पेलोड की बात करें तो एक्सबैट एक मल्टी रोल फाइटर है, जिसमें 2 इंटरनल वेपन्स बे और एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं, जैसे आज के अधिकतर मानवयुक्त फाइटर्स में होते हैं। मिशन के अनुसार इसे एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एंटी शिप और सरफेस स्ट्राइक हथियारों से लैस किया जा सकता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से भी लैस किया जा सकता है और खास तौर पर उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो खास तौर पर तब बहुत फायदेमंद हो सकता है अगर एक्सपैट को एस्कॉर्ट रोल में इस्तेमाल किया जाए। शील्ड एआई ने एक्सपैट को प्रमोशनल वीडियो और रेंडर्स में AIM 174 लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल और कुछ AIM 120 के साथ दिखाया है। आर्म रैम मिसाइलें, जो एडवांस्ड टू मीडियम बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलें हैं, और शील्ड एआई ने पुष्टि की है कि ये दोनों ही एक्सपैट पर फिट हो जाती हैं।
एक्सपैट की युद्ध क्षमता के लिए खास तौर पर जो चीज महत्वपूर्ण है वो है इसके सेंसर। हालांकि इसे मानव चालित फाइटर्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और शायद किया भी जाएगा, कम से कम शुरुआत में, लेकिन इसे पूरी तरह से अपने दम पर भी ऑपरेशनल होना चाहिए, बिना किसी मानव हस्तक्षेप या इनपुट के। इसे अपने आसपास के क्षेत्र को स्कैन करने में सक्षम होना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो कई मुकाबलों में खुद ही शामिल हो सके। ये मुकाबले मल्टी रोल हो सकते हैं या फिर एक ही मिशन के दायरे में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए इसे पहले 2 एंटी एयर गन को नष्ट करने का निर्देश दिया जा सकता है और उसके बाद किसी जहाज पर हमला करने के लिए कहा जा सकता है। मानव पायलट के लिए यह आसान है, लेकिन ड्रोन को स्वायत्त रूप से ऐसा प्रोग्राम करना मुश्किल है। शील्ड एआई का दावा है कि उन्होंने यह पूरी तरह परफेक्ट कर लिया है। हैरिस ने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट उनके शब्दों में सिस्टम्स के नेटवर्क में काम कर सकता है, लेकिन अगर किसी भी कारण से वह नेटवर्क उपलब्ध नहीं है तो यह अपने आप भी शिकार कर सकता है। उद्धरण समाप्त। तो भले ही एक्सपर्ट का बेस से पूरा संपर्क टूट जाए, ये फिर भी मिशन को बिना किसी और इनपुट के पूरा करेगा। यह सोच नहीं सकता। आखिरकार ये एआई संचालित ड्रोन है। इसे चलाने के लिए ऑपरेटर से लगातार संपर्क जरूरी नहीं। इसे निष्क्रिय करने का तरीका या तो शारीरिक रूप से नष्ट करना है या इलेक्ट्रॉनिक्स से छेड़छाड़ करना। दूसरा तरीका आमतौर पर कमांडरों के दिमाग में आता है जब वे स्वायत्त फाइटर के खतरे से सामना करते हैं, लेकिन शील्ड एआई ने अपने नए डिजाइन को सुरक्षित रखा। असल में शील्ड एआई के अर्नहारिस ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि भविष्य के युद्ध वही पक्ष जीतेंगे जो सबसे तेजी से अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट सबसे पहले हार जाएगा, क्योंकि हर बार जब नया विंडोज पैच आता है तो अपडेट करने में बहुत समय लग जाता है। मजाक छोड़कर शील्ड एआई को उम्मीद है कि एक्सपर्ट के साथ शुरू में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और साइबर हमले जैसी समस्याएं होंगी। ये यूक्रेन में वीबैट के अनुभव पर आधारित है, जहां ये शुरू में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। हैरिस के अनुसार हर नए सिस्टम का सबसे बुरा दिन उसका पहला दिन होता है। सफल और असफल डिजाइन में फर्क ये है कि आप उसे नई चुनौतियों के लिए कितनी जल्दी अपडेट करते हैं। खासकर साइबर खतरों में कोई एक समाधान सबके लिए नहीं होता। एक्सपर्ट के चारों ओर पूरी की पूरी फायरवॉल की परतें बनाई जा रही हैं, ताकि फाइटर खुद, उसके अंतिम उपयोगकर्ता, नेटवर्क बनाने वाली कंपनी, सॉफ्टवेयर पैच और बाकी हर चीज को सुरक्षित किया जा सके, जिसे दुश्मन कमजोर बिंदु के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। मेरा मतलब है, एक किला उतना ही मजबूत होता है जितनी उसकी सबसे कमजोर दीवार होती है। फायरवॉल की बात करें तो हैरिस ने हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग, जिसे अब युद्ध विभाग नाम दिया गया है, की आलोचना की थी कि यह संस्था सॉफ्टवेयर सुधारों के मामले में बहुत कठोर है, जो आगे चलकर उनके एक्सपर्ट के इस्तेमाल में समस्या पैदा कर सकता है। हैरिस ने कहा कि डीओडब्ल्यू सॉफ्टवेयर को बदलना और अपडेट करना बहुत मुश्किल बनाने पर ज्यादा ध्यान देता है। हाँ, आप एक श्रेणी के साइबर खतरों से सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर किसी सिस्टम को सॉफ्टवेयर अपडेट करना बहुत मुश्किल है, तो जब मिसाइलें चलने लगेंगी और आपको बदलाव करने की जरूरत महसूस होगी, तब वो सिस्टम बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। अब कुछ शील्ड एआई इंजीनियर, जिनमें हैरिस भी हैं, यूक्रेन में रूसी सेनाओं के तेजी से बदलते एंटी ड्रोन युद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव रखते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई समस्या है तो आप अपडेट करके उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं और एक्सपर्ट को आने वाले वर्षों में लगातार अपग्रेड किया जाता रहेगा। तैनाती और प्रदर्शन। एक्सपर्ट को बहुत स्पष्ट रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को सशस्त्र करने के इरादे से डिजाइन किया गया है। इस मामले में कोई छुपी हुई भावना नहीं है, जैसा कि शील्ड एआई खुद स्वीकार करता है। हैरिस ने कहा कि डिजाइन के ब्रेनस्टॉर्मिंग चरण में सबसे बड़ा सवाल था कि अमेरिका चीन का मुकाबला कैसे करे, जो सैन्य तकनीक में अधिक खर्च और उत्पादन कर रहा है। इसका जवाब है नवाचार, और शील्ड एआई की टीम का मानना है कि एक्सपर्ट वायुसेना में क्रांति लाने वाला है। आर्मर हैरिस ने कहा, एक्सपर्ट जो करता है वो ये है कि वो F-35 या किसी तुलनीय 5वीं पीढ़ी के फाइटर जैसी क्षमता को लाता है, उसे वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग पैकेज में डालता है और फिर उसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर की लागत के 10वें हिस्से में लाइफ साइकिल के हिसाब से उपलब्ध कराता है। तो लागत को कम करते हुए यह हमें चीन के 5वीं और 6ठी पीढ़ी के विमानों का मुकाबला करने में सक्षम बनाता है, वो भी ऐसी चीज से जो कीमत में बहुत कम है। उद्धरण समाप्त। 3 चीजें हैं जो एक्सपर्ट को सबसे बेहतरीन तरीके से अलग बनाती हैं और साथ ही हमें यह भी बताती हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, कम से कम सिद्धांत रूप में। इनमें एक है विमान की VTOR क्षमता, जिस पर हम पहले विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। शील्ड एआई वाइटल पर इसलिए जोर देता है
क्योंकि हालिया युद्धाभ्यासों में अमेरिका ने ज्यादातर विमान जमीन पर गंवाए हैं, हवा में नहीं। वैसे वॉर गेम शब्द का मतलब बैटलफील्ड या कंपनी ऑफ हीरोज जैसे खेलों से नहीं है, बल्कि उन बेहद गहराई वाले रणनीतिक खेलों से है जिनका इस्तेमाल दुनिया भर की सेनाएं अपने अधिकारियों को रणनीति, युद्ध कौशल और निर्णय लेने की ट्रेनिंग देने के लिए करती हैं। ये एक अधिकारी को असली युद्ध के बिना सेना की कमान संभालने जैसा अनुभव देता है। अमेरिकी वॉर गेम्स बताते हैं कि हवाई संसाधन जमीन पर अधिक खतरे में होते हैं, क्योंकि देश ने अजेय लड़ाकू विमानों पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। इसके अलावा उसने विमान आश्रयों की सुरक्षा अनदेखी की, जिससे हवाई संसाधन खतरे में आ गए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए यह विशेष रूप से सही है, जैसा हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में बताया गया। विशेषज्ञों ने 2023 और 2024 में नीति निर्माताओं को चेतावनी दी थी, लेकिन नौकरशाह चर्चा में समय गंवा रहे हैं, जबकि चीन ने विमान आश्रयों की संख्या दोगुनी से ज्यादा कर दी है और रूस भी सक्रिय है। तो अगर लड़ाकू विमान जमीन पर खतरे में हैं, तो सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि उन्हें काफी दूर ले जाया जाए और चीन के हथियारों की पहुंच से बाहर रखा जाए। हालांकि इससे एक और समस्या होती है, जिसे विटोल फिर से हल कर सकता है, और वो टैंकिंग की समस्या है। पैसिफिक युद्ध क्षेत्र में लड़ाकू विमानों को दूर मुकाबले के कारण हवाई ईंधन भरने पर ज्यादा निर्भर रहना होगा। अगर यह काल्पनिक संघर्ष है, तो चीन कोशिश करेगा कि अमेरिकी टैंकर नजदीक न आए। उनकी सीमा को सीमित करके वे उन्हें प्रभावी रूप से दूर रखेंगे, और वे लड़ाकू विमानों को ईंधन नहीं भर पाएंगे और उनकी सीमा इतनी नहीं बढ़ा पाएंगे कि वे देश के लिए खतरा बन सकें। शील्ड एआई का इन दोनों समस्याओं का समाधान बहुत सरल है। बस लड़ाकू विमानों को जितना जल्दी हो सके हवा में ले जाएं, और VTOL सबसे तेज तरीका है। इस तरह आप उन्हें बिना ईंधन टैंकर के भी पास रख सकते हैं, और उनके रनवे पर नष्ट होने की संभावना पारंपरिक लड़ाकू विमानों से काफी कम होती है। एक्सपैट को समझदारी भरा निवेश इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एयर टू ग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन कर सकता है। ये खुफिया, निगरानी और तोही के अलावा और भी कर सकता है। एयर एसेट्स दीर्घकालिक निवेश होते हैं, जिन्हें हमेशा बनाए रखना और उनकी देखभाल करनी पड़ती है, और DOW तर्कसंगत रूप से ऐसे विमान में निवेश करना पसंद करेगा जिससे वो कई अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सके, बजाय ऐसे विमान के जिसे वो केवल एक खास तरीके से ही इस्तेमाल कर सकता है। हमने इस पर अपने वार्थोग रिटायरमेंट वीडियो में यही मेगा प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की थी। हालांकि सैनिक वार्थोग को पसंद करते हैं, DOW इसे उसकी क्षमताओं की तुलना में बहुत महंगा और विशिष्ट डिजाइन मानता है। एक और बात यह है कि खतरे और युद्ध के मैदान बदल रहे हैं। हैरिस के शब्दों में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्य पूर्व में आतंकवादियों से लड़ने से लेकर प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने और विरोधी रूस और पूर्वी यूरोप से निपटने तक का सफर तय किया है, जो मूल रूप से 3 अलग अलग समस्याएं हैं। उद्धरण समाप्त। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी भी डिजाइन की, चाहे वह स्वायत्त हो या नहीं, नए परिवेश के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता बेहद मूल्यवान हो सकती है। तीसरी और अंतिम विशेषता जिस पर इंजीनियरों ने ध्यान केंद्रित किया, वह एक्सपैट को पहली ऐसी हथियार प्रणाली बनाना है जिसे पूरी तरह से स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए शुरू से डिजाइन किया गया है। जब सहयोगी युद्धक विमानों यानी CCA की बात होती है, तो अधिकतर डिजाइन लॉयल विंगमैन बनकर बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए बनाए जाते हैं। हालांकि एक्सपैट को एक स्वतंत्र स्वायत्त विमान के रूप में डिजाइन किया गया है, जो बिना पायलट के किसी भी कार्य को उतनी ही कुशलता से पूरा कर सकता है जितना कि एक मानव संचालित विमान। साथ ही इसे एक मानव पायलट के लॉयल विंगमैन के रूप में या अन्य एक्सपैट विमानों के स्ट्राइक ग्रुप के सदस्य के रूप में भी काम करने में सक्षम होना चाहिए। सरल शब्दों में, शील्ड एआई इसे एक ऐसे फाइटर के रूप में वर्णित करता है जो जरूरत पड़ने पर अन्य संसाधनों के साथ सहयोग कर सकता है, लेकिन यह दुनिया का पहला असली स्वतंत्र स्वायत्त फाइटर जेट है। एक्सपैट व्यवहार में अपने लॉन्चिंग ट्रेलरों का उपयोग करके ठोस जमीन पर, साथ ही मालवाहक जहाजों, असॉल्ट शिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। लॉन्च और रिकवरी वाहन शील्ड एआई के लिए चुनौती हैं, क्योंकि इन्हें एक्सपर्ट्स के साथ बनाना पड़ता है। हालांकि ये ट्रक हैं जिनसे लॉन्च ट्रेलर जुड़े होते हैं। इस डिजाइन का मुख्य ध्यान युद्धपोतों और ड्रोन कैरियर्स पर है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक्सपैट के लिए उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि इन्हें और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक एक्सपैट किसी भी सपाट सतह वाले जहाज से लॉन्च और उस पर लैंड कर सकता है, और एयरक्राफ्ट कैरियर्स मोबाइल रनवे होते हैं
जो बिना वीट और क्षमता वाले लड़ाकू विमानों को समायोजित करते हैं। एक्सपैट को किसी भी जहाज से लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर पर रखना व्यर्थ होगा। शील्ड एआई के इंजीनियर एक्सपैट को दूसरे जहाजों पर रखना चाहते हैं। सार्ट फाइटर एक अमेरिका क्लास लैंडिंग हेलीकॉप्टर असॉल्ट शिप पर फिट हो सकते हैं। उनका मानना है कि इन 5 जहाजों में करीब 300 एक्सपैट आ सकते हैं और ये स्ट्राइक ग्रुप बिना एयरक्राफ्ट कैरियर के किसी भी दिशा में 1000 नॉटिकल मील तक समुद्र पर नियंत्रण रख सकता है। आप एक्सपैट को लिटोरल कॉम्बैट शिप्स पर रख सकते हैं, जिनके बड़े फ्लाइट डेक नए फाइटर्स को लॉन्च और रिकवर कर सकते हैं। कार्गो शिप्स के हल को फिर से डिजाइन करने का भी विचार है। एक्सपैट के बेड़े को तैनात व वापस लाने के लिए सिर्फ कंटेनर हटाकर डेक लगाना है। लाइन ऑफ साइट से बाहर कम्युनिकेशन और एआई पायलटेड डिजाइन में विचार है कि विमान को इंटरफेस से व्यापक निर्देश दिए जाएं। एक ऑपरेटर मूल रूप से एक्सपैट को उसके ऑपरेशन के क्षेत्र और उसे पूरे करने वाले कार्यों के बारे में सूचित करेगा। हालांकि यह पूरी तरह स्वायत्त नहीं होगा, क्योंकि नियंत्रण मॉड्यूल के पीछे हमेशा कोई सभी ऑपरेशनों की निगरानी करेगा। स्वायत्त हिस्सा तब शुरू होता है जब विमान और ऑपरेटर का संचार खत्म हो जाता है। एक्सपैट को आखिरी निर्देश और एंगेजमेंट के नियम बताए जाएंगे, जिससे ये स्पष्ट होगा कि उसे क्या करने की अनुमति है और क्या नहीं, और उन्हीं मापदंडों के अनुसार मिशन पूरा करेगा। हैरिस के अनुसार एक्सपैट अन्य स्वायत्त सैन्य प्रणालियों से अधिक उन्नत है और इसे खुद नेविगेट व लैंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सिस्टम है, जिससे ये बिना ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लिंक के भी नेविगेट कर सकता है। यह विकास का अहम मोड़ था, क्योंकि युद्ध में जीपीएस अक्सर विवादित रहता है और दुश्मन नेविगेशन सिस्टम काटने की कोशिश करता है। इसलिए एक्सपैट के पास खुद का ऑफलाइन सिस्टम जरूरी है। वीबैट ने यूक्रेन में यह साबित कर दिया कि यह एक शानदार फीचर है, क्योंकि यह जीपीएस पर निर्भर नहीं करता। इसलिए जब भी रूसी सेना ने जीपीएस जैमिंग सिस्टम चालू किए, वीबैट पर कोई असर नहीं पड़ा और यही सिस्टम निश्चित रूप से एक्सपैट में भी लगाया गया। जहां तक आक्रामक युद्ध कार्रवाइयों की बात है, शील्ड एआई इस बात पर जोर देता है कि हमेशा एक इंसान को इसमें शामिल होना चाहिए। एक्सपैट को अपने स्तर पर किसी इंसान पर फायरिंग करने की अनुमति नहीं है, चाहे वो जमीन पर सैनिक हो या विमान का पायलट। इस मामले में एक्सपैट सख्त सिद्धांतों पर चलेगा। उदाहरण के लिए, अगर ये एक रक्षात्मक भूमिका निभाता है, तो ऑपरेटर इसे बस एक चौकीदार की तरह किसी निश्चित क्षेत्र में गश्त करने का निर्देश देगा और इसे प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ करने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने की स्वचालित अनुमति होगी। जब किसी लक्ष्य का पीछा करने की बात आती है, तो निर्देश और भी सख्त होंगे। एक्सपैट को लक्ष्य की पहचान बोर्ड पर और या बोर्ड के बाहर कम से कम 2 अलग-अलग पहचान चिन्हों से स्पष्ट रूप से करनी होगी और केवल उसके बाद ही एक्सपैट को लक्ष्य पर कार्रवाई करने की अनुमति मिलेगी। ये एक मानव चालित विमान के सहायक के रूप में भी काम करेगा, जो एक सेंसर और पहचानकर्ता की भूमिका निभाएगा। मानव युद्धक पायलट को लक्ष्य के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माध्यम से दुश्मन के विमान की मुश्किलें बढ़ा देगा। युद्धक लोडआउट में एक्सपैट की रेंज करीब 1000 नॉटिकल मील और फेरी रेंज 2000 नॉटिकल मील होगी। उड़ान ऊंचाई लगभग 50,000 फीट 15 किलोमीटर रहेगी। इसकी रेंज ज्यादा है क्योंकि एक्सपैट फुर्तीला नहीं, बल्कि लिफ्ट को ड्रैग से ज्यादा महत्व देता है। और जैसा कि आर्मर हैरिस ने कहा, यह कोई 9G हाइपर फुर्तीला प्लेटफॉर्म नहीं है, यह वास्तव में 4-5G डिजाइन है। लिफ्ट को प्राथमिकता देने के अलावा, जैसा कि पहले बताया गया था, इसे ऐसे इंजन से शक्ति मिलती है जो आमतौर पर बड़े और भारी विमानों के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे इसे विशाल दूरी तक उड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति मिलती है। हालांकि ये एक सबसोनिक क्रूजर विमान है, लेकिन ये हाई सबसोनिक क्रूजर है और बिना सटीक आंकड़े बताए हैरिस ने पुष्टि की कि एक्सपैट मैक 1 के करीब पहुंच जाएगा, जिसका मतलब है कि ये संयुक्त राज्य वायुसेना के मौजूदा सहयोगी लड़ाकू विमानों के प्रदर्शन को पार कर जाएगा। हाई सबसोनिक होने के बावजूद यह ध्वनि की गति से कम उड़ता है, जो आधुनिक लड़ाकू विमानों के हिसाब से कमजोर स्पीड है। यह गतिशीलता की कमी के साथ साथ एक्सपैट की सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन यह अपनी कम उत्पादन लागत, हथियारों की क्षमताओं, तैनाती में आसानी और लॉजिस्टिक्स के कारण इसकी भरपाई कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप एक्सपैट को युद्ध क्षेत्र में भेजते हैं, तो आपको एक पायलट की जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती। एक्सपैट भी एक स्टेल्थ विमान है और इसके निर्माताओं के मुताबिक ये अन्य सहयोगी लड़ाकू विमानों से बचने में कहीं अधिक सक्षम है, जिससे इसकी कम गति की कमी पूरी हो जाती है। आफ्टर बर्निंग इंजन से ताकत और स्टेल्थ में समझौता होता है, जिससे विमान इंफ्रारेड पर आसानी से दिखता है। विवरण गोपनीय होने के कारण
शील्ड एआई का दावा है कि उन्होंने इंफ्रारेड और रडार दृश्यता कम कर दी है। शील्ड एआई का कहना है कि अगर यूएस एयरफोर्स एक्सपैट का बेड़ा लेती है तो उसकी संचालन लागत 5वीं पीढ़ी के विमानों से 10 गुना कम होगी, जिससे यह डिजाइन प्रति फ्लाइट घंटे बेहद किफायती है। शील्ड एआई जिस दीर्घायु मानक का पालन करता है वह एयरफ्रेम पर 10 साल की डिजाइन लाइफ है और वे एक्सपैट को अन्य सीसीए के समान कीमत पर बेचने की योजना बना रहे हैं। सवाल यह है, अब यहां से एक्सपैट कहां जाएगा? भविष्य। रिकॉर्डिंग के समय एक्सपैट का विकास 2 साल भी नहीं हुआ है। शील्ड एआई के इंजीनियरों के अनुसार 2028 में इसकी उड़ान क्षमताएं दिखेंगी और 2029 में उत्पादन शुरू होगा। ये एक्सपैट की कहानी की शुरुआत है। इसके डिजाइन के लचीलेपन और उत्पादन के संबंध में अपग्रेड की काफी गुंजाइश है। उदाहरण के लिए, इंजीनियरों ने पहले एक्सपैट को इस तरह डिजाइन किया है कि उसमें एक जगह हवाई ईंधन भरने वाले प्रोब और ड्रोग सिस्टम लगाने के लिए समर्पित है। यह सिस्टम अभी वहां नहीं है क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर यह डिजाइन उत्पादन में जाता है और फील्ड में हवाई ईंधन भरने की जरूरत पड़ी तो इसे आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। एक मुद्दा प्रशिक्षण का जरूर आएगा। ये नया डिजाइन है और संयुक्त बल के साथ ऑपरेटरों को इस नई तकनीक का युद्ध में इस्तेमाल सीखना होगा। अगर डीओडब्ल्यू पहले ऑर्डर देता है तो शील्ड एआई एक्सपैट के उत्पादन से पहले मौजूदा स्वायत्त लड़ाकू विमान का प्रशिक्षण में उपयोग करेगा। वे दुनिया भर की कंपनियों के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कई उड़ानें करते हैं। मानव युक्त विमान के पायलट वर्चुअल एक्सपैट के साथ प्रशिक्षण ले सकते हैं। पायलट को विमान को निर्देश देने और उसके साथ उड़ान भरने के लिए शारीरिक रूप से वहां हवा में मौजूद होने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद ये स्पष्ट है कि एक्सपैट में हवाई युद्ध की शैली को पूरी तरह बदलने और वायुसेना के सिद्धांतों में गहरा प्रभाव डालने की क्षमता है। लेकिन ये अब भी तैयार उत्पाद बनने से दूर है। हो सकता है कुछ साल बाद हम कहें, याद है जब हमें लगा था बिना पायलट के लड़ाकू विमान राज करेंगे? या हम ये भी कह सकते हैं, याद है जब हमने एक्सपैट का मजाक उड़ाया था? हे भगवान, हम कितने बेवकूफ थे। अब एक्सपैट को लेकर सबसे बड़ा विवाद है कि ये एआई संचालित स्वायत्त लड़ाकू विमान है। कोई अनुभवी कमांडर या लड़ाकू पायलट उस चीज पर कैसे भरोसा कर सकता है जो असल में उड़ने वाला सॉफ्टवेयर है? ये जायज सवाल है। लेकिन फिर से ज्यादातर तकनीकी प्रगति पर प्रतिक्रिया, चाहे वो रक्षा उद्योग में हो या किसी और क्षेत्र में, कुछ ऐसी ही रही है। ये पागलपन है और ये कभी काम नहीं करेगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे, ये तो काम करता है। कौन जानता है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा? हमें तो बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि अगर एक्सपैट सफल साबित होता है तो हम ये भी नहीं सोच सकते कि 20 या 30 साल बाद हमारे लिए क्या रखा है। देखने के लिए धन्यवाद।